मैं भूत प्रेत की कहानियां तो बहुत सुना था, लेकिन भूत प्रेत कैसे होते हैं जैसा वर्णन किया जाता है, भयानक होते हैं, देखने में बहुत बुरे होते हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको कष्ट देने का काम करते हैं। मेरे मन में यही सब सवाल उठता रहता था। मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, तो मुझे ये एक जिज्ञासा लगी रहती थी कि आखिर कभी मुझे भूत प्रेत से सामना हो जाए तो मैं उनको कैसे पहचानूंगा। ये बात जब अपने दोस्तों से मैं कहता था तो मेरे दोस्त खुल करके हंसने लगते थे और कहते थे, जयप्रकाश, जब भूत प्रेत तेरे सामने आएगा ना तो तुझे तुझे कुछ पूछना नहीं होगा, तू उनको देखते ही पहचान जाएगा। वो खुद तुझे बता देंगे कि मैं हूँ भूत। खैर, ये मजाक की बात थी और मैं मजाक समझता भी था, लेकिन मेरे मन में जो जिज्ञासा थी वो कभी शांत नहीं होती थी। जब मेरे पास में खाली वक्त होता था तब मैं इसी विषय पर सोचता रहता था कि क्या वाकई में भूत प्रेत इस दुनिया में होती हैं या फिर बनावटी बातें हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो बात मैं आगे बताया ना, ये जयप्रकाश जी की मन की शंका थी। जयप्रकाश जी नौजवान थे, झारखंड के निवासी थे और हरियाणा के एक शहर में नौकरी करते थे। उनका जो काम धाम था ना, एक गैराज था जिसमें 2-3 ट्रक खड़ा हुआ करता था और कुछ 8-10 टैक्सी अब उनकी मालिक की खड़ी होती थी। बस उन्हीं का देखभाल करना था। इतनी दूर शहर आए थे। शहर आने का उनका कई रीजन था। वो पढ़े लिखे तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन काम चलाऊं सब कुछ जानते थे। उनकी बहन की शादी होने वाली थी और वो थे 3 भाई। जयप्रकाश जी से बड़े बड़े 2 भाई और थे और उनके जो पिता थे ना, सबको फरमान जाहिर कर दिया था कि देखो बिटिया की शादी है और सबके जिम्मे में इतना इतना पैसा आ रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कहाँ से लाओगे, तुम्हारा शरीर है, मेहनत करो, कमाओ और इतने तारीख को इतने महीने में बिटिया की शादी है और तब तक जितना पैसा मैं बोलता हूँ आप लोग कमा के ले आओ। सबको टारगेट मिल चुका था और सब पिता से डरते भी थे। 2 भाई तो चलो अब जयप्रकाश जी से बड़े थे, लेकिन जयप्रकाश जी कभी शहर गए नहीं थे, अपने गांव से कभी बाहर निकले नहीं थे। वो अपने पिता के साथ में खेत में काम करते थे जैसे पिता करते थे, लेकिन जब पिता उनसे बोलते हैं तो कलप पड़ते हैं, रोने लगते हैं कि पिताजी मैं कहाँ से लाऊंगा। और तब कहने लगे कि देखो लाना तो पड़ेगा बेटा, तुम भी जवान हो, ये नहीं कि तुम जवान नहीं हो। कब तक मेरे पल्ले में बंधे रहोगे? तुम भी शहर में निकलो जैसे तुम्हारा भाई निकले हुए हैं, तुम भी अपने लिए रास्ता ढूंढो। कब तक हमारे साथ चिपके रहोगे? और सुनो, ये पैसे तो कमाना जरूरी है। अब जयप्रकाश जी के पास में लगभग 1 साल 2 महीने का वक्त था और उसी में जो तय रकम थी वो कमा के लानी थी। पिता का फरमाइश था, फरमान भी था और वो अपना दायित्व भी समझते थे। अपनी बहन से वो भी बहुत प्यार करते थे। उनके मन में भी बहुत लालसा थी कि मैं अपने बहन की शादी में धूमधाम करूं, धूमधाम से शादी करूं, पैसे खर्च करूं, कोई कमी ना रहने दूं अपने बहन की शादी में। लेकिन वो कोई काम तो नहीं करते थे, खेती गृहस्थी में अपने पिता के साथ में लगे रहते थे और उनके 2 बड़े भाई वो शहर में नौकरी करते थे। अब अपने भाइयों से कहते कि भाई मुझे भी ले चलो, मुझे भी कोई काम दिलवा देना। और उनके जो बड़े भाई थे ना, वो शादीशुदा इंसान थे, पत्नी उनके साथ में रहती थी, शहर में रहते थे, लेकिन वो मना कर देते हैं कि तू कहाँ जाएगा, तू कितना पढ़ा लिखा है, तू क्या करेगा, नहीं नहीं तू घर में ही रह, तू अपने पिता के पास ही रह, बाबूजी के साथ में रह, तुझे शहर में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी जब ये बात सुनते हैं तब कहते हैं, जयप्रकाश वो तुझे लेके नहीं जाएंगे, मैं जानता हूँ, तुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। जयप्रकाश जी अब उनका दिमाग नहीं चल रहा था कि ऐसे वक्त में मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन एक आइडिया उनके मन में आ चुका था। जब उनके मामा जी आते हैं, मामा जी से अपने दुख दर्द बताते हैं और वो भी हंस पड़ते हैं और कहते हैं, तू कहाँ जाएगा, तू कितना पढ़ा लिखा है, तो अगर मैं तेरे को शहर में भी ले जाऊं तो करेगा क्या?
तब जयप्रकाश जी मामा जी का पैर पकड़ लेते कि मामा अब देखो, अगर बहन की शादी नहीं होता ना तो मैं गांव छोड़ के कभी नहीं जाता। अब एक मेरी भी जिद है। पिताजी ने मुझे जो टास्क दिया है पैसा कमाने का, और वो तो मुझे करना भी है। आप मेरी इस काम में मदद करो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मामा जी पिताजी से जाके बात करते हैं कि ये लड़का जो कह रहा है ये सही बात है। पिताजी भी अब ना जाने क्या आपस में लोग बात करते हैं। और तब मामा जी कहते हैं ठीक है, चलेगा मेरे साथ में, कल ही चलेंगे हम। और आखिरकार जयप्रकाश जी मामा जी के साथ चल देते हैं। और आगे जो होता है उनके साथ में मैं सब कुछ जयप्रकाश जी के ही शब्दों द्वारा आगे बताता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम पता तो आप जान ही चुके होंगे। मैं कितना पढ़ा लिखा था मैं आगे बता ही चुका था। मेरे घर में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, रोटी पानी का कभी कमी नहीं होता था। लेकिन मेरे घर में अब यही मेरी पहली या आखिरी बहन थी। हम इसी को सब भाई मिलकर के प्यार करते थे। सबकी अपनी अपनी अरमान थे, सब उसमें शादी में हिस्सा लेना चाहते थे। लेकिन मैं ही अब गांव में रहता था, लेकिन दोनों भाई तो शहर में रह करके नौकरी करते थे, कमाते थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी सही ढंग से चल भी रही थी, पैसा भी वो सही ढंग से कमा रहे थे। जब मुझे नहीं ले जाते हैं ना तो मेरा मन अब एकदम दुखी हो जाता है। लेकिन मेरे मामा जी उस काम में मदद करते हैं। अब मुझे अपने शहर लेकर के आते हैं। तब मैं उनसे कहता हूँ मामा जी आप लेके तो आए, लेकिन मैं आपके घर पर रोटी खाने के लिए थोड़ी आया हूँ। मुझे काम दीजिए, मुझे अपना टारगेट पूरा भी करना है। जब तक मैं नौकरी नहीं करूँगा तो पैसा कौन देगा। मामा जी हंसने लगे और कहने लगे अरे छोड़ना, मैं तेरे पिताजी से सब बात कर दिया हूँ। तेरे पिताजी का कहना है कि बच्चा हमारा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अब तुम लेके जा रहे हो, लेकिन अपने से दूर मत रखना इसको। ये सबसे लाडला बेटा है मेरा। अगर मैं इसको शहर नहीं निकालूंगा, अब दो भाई तो इसको शहर में कमा रहे हैं, ये पिछड़ जाएगा। मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। पिताजी दूर की कौड़ी सोच रहे थे, लेकिन ये बात मेरे हृदय में बसी हुई थी। मेरी भी मन की इच्छा थी कि मैं अपनी बहन की शादी में अपना पैसा इस्तेमाल करके धूमधाम से शादी करूं। हर भाई का सपना होता है, मेरा भी सपना था। तब मैं मामा जी से कहने लगा कि देखिए, पिताजी ने आपको क्या समझाया वो मुझे मतलब नहीं है। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम मुझे करना है। कृपया करके मुझे कोई नौकरी दिलवा दीजिए। कहने लगे अरे तू क्या करेगा नौकरी, कुछ दिन कुछ महीना हमारे साथ में रह, खा पी शहर घूम, और फिर मैं तेरे को ट्रेन में बिठा दूंगा, चला जाइयो, हो गया तेरी नौकरी। लेकिन मैं आसानी से मामा जी का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। मैं कहने लगा कि ठीक है, पिताजी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मानता हूँ मैं इस बात को, और वो जो सोच रहे हैं वो भी मैं उन चीज़ को परवाह करता हूँ कि वो मेरे बारे में इतना चिंता करते हैं। उनका चिंता करना अपनी जगह पर वाजिब भी है, उनका सोचना बिल्कुल सही भी है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं होना। आखिर उनके जाने के बाद मैं क्या करूँगा। हर बाप को अपने बेटे की चिंता होता है, लेकिन मेरा भी एक कर्तव्य है ना। मैं अपने बहन की शादी में कुछ ना करूं वो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। मामा जी आप मुझे कोई भी नौकरी दिलवा दीजिए, मैं नौकरी कर लूँगा। अब मेरे दृढ़ संकल्प देख करके मामा जी भी मुझे देखते रह गए। तू वास्तव में नौकरी करेगा, कितना पढ़ा लिखा है, मैं कहाँ तेरे को नौकरी लगवाऊँ। मैं कहने लगा कोई भी काम दिलवा दो जिसमें मुझे पैसे मिलना चाहिए। तब मामा जी नौकरी की तलाश में लग गए थे। आखिरकार एक गैराज की नौकरी मुझे मिलती है। मामा जी का कोई जानने वाला था, अब उसको गैराज के लिए एक चौकीदार देखरेख करने वाला व्यक्ति की लड़की की ज़रूरत थी, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, बस गाड़ियों की रजिस्टर पर एंट्री कर दे, कब आई कब गई, यही सब काम तो करना था वहाँ पर। इतना तो मैं मज़े से कर सकता था। वो नौकरी मिलती है ना तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। मेरे जीवन में पहली नौकरी थी। और जैसे नौकरी की खबर मुझे मिलती है, मामा जी बताते हैं कि हाँ तेरी नौकरी पक्की होगी और कल से तुझे जाना है काम पर। लेकिन एक शर्त है भाई, उन मालिकों को कहना है कि वो लड़का रात दिन उसी में रहेगा, खाना पीना का सब व्यवस्था उसको वहीं पर दे दिया जाएगा। तुझे खाना बनाना आता है कि नहीं आता है। और तब मैं कहने लगा
ये काम तो मैं बहुत दिनों से करता हूँ। माँ के गुजरने के बाद अब घर में मैं और मेरी दीदी, हम दोनों मिलकर ही तो खाना बनाते थे। ये मुझे काम आता है, आप इसकी चिंता मत करो, अपना पेट तो मैं कैसे भी भर सकता हूँ। आखिरकार मैं वो ड्यूटी को ज्वाइन करता हूँ। पहली नौकरी थी, देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो जो गैरेज था ना, शहर से अलग था, शहर से बाहर एरिया में था, खुला खुला जगह था। रोड के बगल में वो गैरेज बना हुआ था, बड़ा सा लोहे का गेट था, लेकिन गेट बहुत पुराना था, खोलना बड़ा आसान काम नहीं था। मैं भी ताकतवर इंसान था, लेकिन मैं भी पसीने पसीने हो जाता था। गेट के खोलने में बड़ा मुश्किल से गेट वो खुलता था, लेकिन ये गेट एक बार ही रात में बंद करना होता था और फिर सुबह में खोलना होता था, और बाकी दिन भर गेट खुला ही रहता था। इतना भारी गेट को कौन बार बार बंद करेगा और खोलेगा, मेरे बस का तो कतई नहीं था। आखिरकार मैं उस जगह पर आ जाता हूँ। मैं वहाँ के हिसाब किताब समझ लेता हूँ। 3-4 ट्रक थे और कुछ टैक्सी भी थी, 10-12 टैक्सी के आसपास वहाँ दिखाई देती थी। सब रजिस्टर बना हुआ था। अब कौन सी गाड़ी कितने बजे गई है, ड्राइवर कितने बजे आके छोड़ गया है, उसकी चाबी लेनी और उसको रजिस्टर में एंट्री कर देना कि हाँ, ये गाड़ी इतने बजे गैरेज में आ गई थी। चाबी में पा लिया, गाड़ी को बस चेक करना था, गाड़ी कहीं से तोड़ फोड़ तो नहीं हुई है, जिस हालत में गई थी उसी हालत में गाड़ी है कि नहीं है, वो सब रजिस्टर में बस दर्ज करना था। बड़ा आसान काम था और उसके बाद तो आराम ही आराम था। वहाँ मेरे लिए कोई भारी काम तो था ही नहीं। मज़ा आ गया था उस काम में, आराम के आराम, और पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा था। खाने पीने की अब मौज भी थी। वो जो मालिक थे, खाने पीने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ते थे। राशन पानी और सब्जी वगैरह वहाँ पर आ ही जाता था। कोई ना कोई ड्राइवर को मैं बोल देता था कि आज भैया, आज सब्जी ख़त्म हो गया है। अब वो जाता था तो सब्जी हमारे लिए ज़रूर लेके आता था। अब धीरे धीरे ड्राइवरों से मेरी दोस्ती यारी भी हो चुकी थी। जितने ड्राइवर थे मुझे अब पहचानने लगे थे। वो आते थे, हमारे पास में बड़ी मोटर लगी थी पानी की, समरसीबल, गाड़ी को वॉश करते थे। मैं मोटर चला देता था और फिर पानी के फुहारे मारते थे और गाड़ी को साफ सफाई करते थे। उनमें से कई ड्राइवर जो थे ना, वो अपने घर से लेट ही आते थे। टाइम से उनको निकलना होता था, देर हो जाते थे, तो कई बार गाड़ी को धो नहीं पाते थे। मैं उनको नाराज मैं देखता था कि भाई तुमने गाड़ी नहीं धोया, गाड़ी लेके जा रहे हो। और तब कहते भाई ये बात किसी को मत बताना। कुछ पैसे मुझे अलग से देने लगे कि देखो भाई, एक काम करना, हमारे आने से पहले अगर आप गाड़ी साफ कर दोगे तो इतना पैसा हम तुम्हें रोज़ दे दिया करेंगे। मैं भी खाली रहता था, मेरे पास में कोई काम नहीं था, और 2 पैसा नगद आ जाए तो किसको बुरा लगता है। और ना दी, ये कोई चोरी चकारी थोड़ी था, मैं कोई सेठ के साथ में धोखा थोड़ी कर रहा था। अब मुझे क्या करना था, मोटर चलाना था, प्रेशर मारना था, गाड़ी चकाचक साफ हो जाती थी। ये अलग से मुझे आमदनी होने लगी। 10-20 रुपये हमेशा जेब में अब मुझे नगद मिलता रहता था। अब मैं तो बड़ा खुश हो गया था। सैलरी तो मेरी सुखी के सुखी बची जाती थी। अब मुझे लगा कि मैं तय वक्त में इतना पैसे से ज़्यादा मैं कमा लूँगा। और पैसा मैं अपने मामा से बोल दिया था कि जो भी मेरी सैलरी मिले आप अपने पास ही रखना, और जब मुझे जाना होगा तब मैं आपसे ले लूँगा। लेकिन मामा जी कहने लगे, नहीं भाई, मेरा पारिवारिक घर है, यहाँ खर्चा वर्चा चलता रहता है, कभी कभी पैसे तो मुझे बाहर से कर्ज भी लेने पड़ते हैं। ना बाबा ना, ऐसा रिस्क का काम मैं नहीं करूँगा। मैं सेठ से बोल देता हूँ तेरी सैलरी अपने पास ही रखेंगे, और जब तुझे जाना होगा तब अपने सेठ से पूरा का पूरा जितना पैसा, जितने दिन नौकरी किया है, सब तुझे सेठ जोड़ जाड़ कर दे देंगे। अब तो खुश रहना। लेकिन मैं खुश तो था, लेकिन मैं चाहता था कि ये पैसा मामा जी के पास में रहे, सुरक्षित रहेगा। सेठ कहीं आनाकानी कर दे तो मुझे इसी बात का टेंशन थी। लेकिन वो टेंशन भी मेरे मामा जी दूर करते हैं और कहते हैं, अरे ऐसा नहीं होगा, मैं सेठ जी को काफ़ी सालों से जानता हूँ, ऐसे इंसान नहीं है, तो उनके बारे में गलत सोचा मत कर। और तब मुझे जब भरोसा हुआ, तब मैं अब एक तरह से निश्चित हो गया था कि चलो पैसा मेरा डूबेगा नहीं। और ऐसे ही 3-4 महीना चल रहा था, 4 महीने के आसपास हो चुका था।
और जो मेरे रोड के दूसरी साइड में था, वहाँ पर झुग्गी बस्ती थी, मजदूर रहा करते थे, वर्कर अपना कहीं काम धाम किया करते होंगे, मजदूरी दिहाड़ी का। वहाँ पर भी पानी था, लेकिन पानी जो था ना, उनका नलका कभी कभी खराब हो जाया करता था। और तब हमारे पास में आते थे, कहते थे भैया मुझे पानी भरना है। मैं क्या करूं, बस मोटर चलाना होता था और उनका मटका बाल्टी वगैरह मैं सब भर देता था। उसमें कई लड़कियां भी पानी भरने के लिए आती थी, कई औरत भी आती थी और कई बच्चे भी आते थे। मैं किसी को मना नहीं करता था, जो भी आए सामान लेकर के पानी का, अब मैं मोटर चलाता था और एक झटके में सबका घड़ा मटका जो भी लेके आते थे मैं भर देता था। तो उस झुग्गी बस्ती में मुझे अब सारा लोग जानने लगे थे। गैरेज वाले भैया हैं, गैरेज वाले भैया हैं। आसपास में पान बीड़ी की दुकान थी, चाय वगैरह की दुकान थी वहाँ रोड पर। तो मैं दोपहर नहीं, शाम के टाइम में अक्सर चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए जाता था, हवा पानी लेने आता था। अब मेरे पास में कोई विशेष काम तो था नहीं। अब उसके बाद वहाँ पर एक लड़की रात को 9 बजे आती थी पानी भरने के लिए। अब मैं उससे मना भी करता था कि बहन देखो रात हो चुकी है, ये जो गैरेज है ना, इसमें ड्राइवर किस्म के लोग आते रहते हैं, ठीक नहीं है, तुम जल्दी आया करो, 5 बजे 6 बजे आकर के पानी भर लिया करो। वो मुस्कुराती थी और मेरी बात को परवाह नहीं करती थी। मैं हमेशा उसको देखता था। बाकी बच्चे, औरतें, लड़कियां समय पर पानी भर के ले जाती थी, लेकिन वही एकलौती लड़की थी जो एक मटका लेके आती थी, सिंगल मटका, और वो भी रात को 9 बजे, कभी 9:30 बजे, और कभी कभी तो उससे भी लेट हो जाता था। उस टाइम में कोई ना कोई ड्राइवर गाड़ी लेके पार्किंग करता था, ट्रक वाला, कार वाला, और वो उस लड़की की तरफ देखा करते थे, बड़े ध्यान से देखते थे। मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगता था। मैं उस लड़की को अकेले में बताता था कि बहन देखो, हर नौजवान मेरी तरह तो होगा नहीं, आप ऐसे मत आया करो। अब लोग बाग हैं, आज तुम देखने में अच्छी भी लगती हो, तो कई लोग हैं जो बुरी नज़र से तुम्हें देखते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने जो गांव घर में जैसा चलन था, अब मैं उसी चलन में अपना यहाँ पर भी देखता था। बहन बेटी सबकी एक बराबर होती है, किसी को बुरी नज़र से देखना भी ठीक नहीं होता है। लेकिन जो ड्राइवर होते हैं ना, वो वहाँ पर जो पार्किंग करते थे, सब तो नहीं, लेकिन एक ड्राइवर उसमें ऐसा था, कभी कभी वो उसी वक्त में आ जाता था। ये संजोग कहे या ना जाने क्या, जब वो पानी भर रही होती तब आता था, गाड़ी खड़ा करता था और बहाने से हाथ पैर धोने के लिए वहाँ पहुँच जाता था। उस लड़की को घूर कर देखता था और तब मैं मन ही मन बड़ा नाराज हो जाता था। अब उसके सामने तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था। अब मैं चुपचाप खून के घूंट पी करके खड़ा रहता, वहीं पर रहता, ताकि कोई उसे छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन उस लड़की को जैसे परवाह ही नहीं था कि कोई उसको बुरी नज़र से देख रहा है, या उसकी आदत थी, या जानबूझ करके ऐसा बर्ताव करती थी। ये मुझे पसंद नहीं था। और वो मुझ पर कभी भी ऐसी नज़र से देखती थी तो मैं भी सहम जाता था। अरे भाई, इस नज़र से मुझे क्यों देख रही हो, मैं उसको टोक देता था और तब वो मुस्कुरा देती थी। मैं उसके साथ में एक अलग रिश्ता रखना चाहता था। मैं उसको छोटी बहन की तरह मानता था, लेकिन उसके देखने का नज़रिया था ना, कभी कभी मैं भौचक्का रह जाता था। जिस नज़र से मुझे कभी कभी घूर लिया करती थी, और वो चीज़ मुझे जरा भी पसंद नहीं था। मैं उसको अकेले में समझाता भी था कि देखो, तुम जवान हो, कोई बच्ची नहीं हो, इस नज़र से इंसान को कभी देखना भी नहीं चाहिए। तब वो खिलखिला के हंसती थी और कहती है, भगवान ने नज़र दिया है देखने के लिए ना, मुंह दिया है बोलने के लिए, तो हम देखेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या है। और तब मैं समझाता था कि इतना भोली मत बनो, हर इंसान एक जैसे नहीं होता है। लेकिन ये बात उसको पल्ले नहीं पड़ती थी। मैं उसको बोलता था कि शाम के टाइम में बाकी जो औरतें आती हैं उनके साथ में आकर के पानी भर लिया करो। तब कहती कि मैं अब उस टाइम में अवेलेबल नहीं रहती ना, मैं कहीं काम करने के लिए जाती हूँ, और जब मैं ड्यूटी से आती हूँ ना, तो इतना टाइम हो ही जाता है। खैर, उसके बाद वो लड़की मुझे दिखाई देना बंद हो गई थी, और करीब करीब मैं 6-7 महीना से ऊपर हो चुका था। उस लड़की की मेरी नज़रें ढूंढती थी। आखिर
वो गई कहाँ है। लेकिन मैं उसका नाम और पता तो जानता नहीं था। ये तो जानता था कि सामने की झुग्गी बस्ती में रहती है। मेरी आंखें तरस गई थी उसको देखने के लिए। मैं एक रिश्ता रखना चाहता था अपनी बहन बेटी की तरह। मैं उसे उसी नज़र से देखता था। जब वो नहीं आने लगी ना, तो मेरे मन में सवाल तो पैदा हुआ था, कहाँ चली गई। लेकिन मैं जब तक नाम पता नहीं जानूंगा किसी से, मैं भला कैसे पूछूं। पूछने की कोशिश किया था। जो शाम के महिलाएं आती थी, लड़कियां आती थी, कि वो लंबी लंबी सी पतली सी जो लड़की थी, गोरी गोरी, वो आजकल दिखाई नहीं देती है। जो रात को 9 बजे के आसपास पानी भरने के लिए आती थी, वो सारी लड़कियां चौंक जाती थी, किसकी बात कर रहे हो। इस तरह की लड़की तो हमारी बस्ती में है ही नहीं, जैसा तुम बता रहे हो भैया। मैं कहने लगा कि नहीं, इसी बस्ती की है। 9 बजे 10 बजे के आसपास में रात में पानी भरने के लिए आती है, और वो आजकल दिखाई नहीं दे रही है। और तब वो लड़कियां, औरत इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि ऐसी लड़की कोई बस्ती में रहा करती थी। खैर, उसमें मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, और उसके बाद से वो दिखाई नहीं दी तो मैं उसको भूलता हुआ चला गया। लगभग एक बार मैं गांव जा कर के कुछ इमरजेंसी में लौट आया था। गया था, बहुत ही इमरजेंसी थी, जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। और तब मैं गया था, वो भी 10 दिनों के लिए। और जब वो सही हो गए थे, और तब मैं लौट के आ गया था। अब माहौल वहाँ का वैसे ही था, कोई बदला नहीं था। आने के बाद में भी वही पानी भरने का काम चलता ही रहता था। उनके पास भी हैंडपम्प था, लेकिन इतने झुग्गी बस्ती वाले थे, अब हैंडपम्प कहाँ तक झेल पाता। हफ्ता में, 2 दिन में, 3 दिन में कुछ ना कुछ उसमें खराबी हुआ करती थी, और कभी कभी पानी निकलता ही नहीं था उसमें। चलाते रहो, लेकिन उसमें पानी एक बूंद नहीं निकलता था। शायद उसका जो पानी का सोर्स था वो और लेयर नीचे चला गया था। जब मैं गांव से लौट के आया ना, मैं उस लड़की के बारे में जरा भी परवाह नहीं की, ना चिंता किया। मैं अपने आप में रहता था और अपना सोच विचार करता था। अब समय भी अब ज़्यादा भी हो चुका था। पैसे में हिसाब लगाया करता था कि ये महीना जब ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास में कितना पैसा जमा हो जाएगा। वही सब चीज़ में ध्यान रखता था, और मैं गिनती भी करता था कि और कितना दिन बाकी रह गया है सारा पैसा इकट्ठा होने में। मेरी बहन का शादी का और कितना दिन बच गया है। अब कुल मिलाकर के 1 साल के आसपास हो चुका था। और वो लड़की जो 6-7 महीने से जो मेरी नज़रों से गायब हो चुकी थी, वो दिखाई नहीं दी थी। 1 साल के आसपास अब हो चुका था। मैंने हिसाब लगाया कि हाँ, अब तो इतना पैसा मेरे पास में आ गया होगा। अब मैं मामा जी के पास जाता हूँ, मामा जी से कहता हूँ, आपकी मामा जी, अब तो मुझे 1 साल हो गया है, पैसा तो इतना आ गया होगा ना मेरे काम के बदले में। तब वो भी हिसाब लगाते हैं और कहते हैं कोई एडवांस वगैरह तो नहीं लगे हो। तब मैं कहता हूँ कि हाँ, जब मैं पिताजी की बीमारी में गया था ना, तो कुछ पैसे मैं लेके गया था, बस उतना ही है, उसके अलावा मैं कभी कोई एडवांस नहीं लिया हूँ। तब वो हिसाब किताब लगाते हैं, कहते हैं हाँ, उससे ज़्यादा हो चुका है, क्या करना है तुम्हें। मैं कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि सारा पैसा अब मुझे मिल जाए। तो कहते इसमें क्या है, अपने ऑफिस पहुँचो, सेठ जी को बोलो और सेठ जी तुम्हें पैसे दे देंगे। लेकिन शादी तो 2 महीने के बाद में है। तब मैं कहने लगा कि हाँ, 2 महीने के बाद में है, लेकिन वो पैसा मैं अपने पास में सुरक्षित रखना चाहता हूँ। अब डर था या मेरे को कुछ बात का टेंशन था, मैं उसी चीज़ पर अब ध्यान इधर से उधर मेरा भटका हुआ था कि पैसा कब्जे में आ जाए, कम से कम ये पैसा जो है ना मेरे हाथ में आ जाए। वो पैसा को अपने आप में देखना चाहता था, मेरी कमाई का पैसा था। तब मामा जी हंसने लगे कि देख, इतना पैसा तेरे पास में रखना ठीक नहीं है। तो उस गैराज में रहता है, और वहाँ गैराज में देखता है सामने झोपड़पट्टी है, झुग्गी बस्ती है, कोई चोरी चकारी हो गया तब क्या करेगा। और तब मैं सोचने पर विवश हो गया था कि हाँ, मामा जी तो ठीक कर रहे हैं, मुझे इतना पैसा अपने पास में रखना नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं सेठ जी के पास जाता हूँ और वहाँ पहुँचने पर जब सेठ जी हिसाब करते हैं, तो वाकई जो मामा जी ने जोड़ा था उससे ज़्यादा ही पैसा मुझे मिल जाता है। और इतना सारा पैसा मैंने ज़िंदगी में अपने हाथ में कभी लिया नहीं था। मैं तो बड़ा खुश हो गया था, मुझे लगा कि मैं तो लखपति बनी गया हूँ।
और पैसा अपने थैले में संभाल करके, रात का टाइम था। अब मालिक जो थे वो कहने लगे कि देख इतना सारा पैसा ले जा रहा है, इसको रखेगा कहाँ, गांव कब जाना है। और तब मैं बोला कि अभी नहीं, अभी तो मैं इस पैसे को सुरक्षित अपने पास रखूँगा और कोई ना कोई साधन देखूँगा कि ये पैसा मेरे गांव तक पहुँच जाए। मैं तो जाऊँगा शादी के आसपास में ही। सेठ जी कहने लगे मुझे बार बार चिता करके कि देख बहुत सारा पैसा है, इसको सुरक्षित रखना अब तेरा काम है। ये बात में मत बोलना कि मेरा पैसा गुम हो चुका है, मेरा पैसा चोरी हो गया। तो मैं तुम्हें कोई मदद करने वाला नहीं हूँ, मैं किसी का फालतू का एडवांस वगैरह मैं दिया नहीं करता हूँ। ये रोना धोना मेरे साथ में बिल्कुल मत करना। लेकिन मैं जोश में था इतना सारा पैसा देख करके। अब मैं सेठ जी कहने लगा आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको संभाल लूँगा। अब मैं चाहता था कि ये पैसा मामा जी का हाथ में दे दिया जाए, लेकिन अब रात हो चुकी थी और मुझे अपने काम पर भी लौटना था। मैं सोचने लगा कि चलो रात भर तो कम से कम मेरे पास में रहे और सुबह होते ही ये सारा का सारा पैसा मैं जाऊंगा मामा जी के घर पर, मामा जी को दे दूंगा। कोई ना कोई जतन करके ये पैसा मेरे गांव तक मेरे पिताजी के हाथ में पहुंच जाएगा। मामा जी के जानने वाले कुछ लोग थे जो आते जाते रहते थे और कभी कभी मामा जी भी आए जा करते थे। कई बार तो मुझे बताते भी नहीं थे और चले जाते थे। मुझे ऐसा ही लगा कि रात भर पैसा अपने पास में रख करके और सुबह मैं मामा जी के जा करके दे दूंगा कि अब आपकी जिम्मेदारी है, ये पैसा मेरे पिताजी के हाथ में कैसे पहुंचे ये आप जानो और आपका काम जाने। और इसके बाद मैं निश्चित हो गया था। इतना सारा पैसा देख करके मैं बहुत खुश था। जब लौटता हूँ ना तो वहाँ पर और टैक्सी भी थी, कुछ ट्रक भी खड़े थे और एक पुरानी टैक्सी थी जो काफ़ी दिनों से शायद उसका मरम्मत नहीं हो पा रहा था, वो खड़ी रहती थी। कोई ड्राइवर आता था, मैं उस टैक्सी के बारे में पूछा करता था, ये भाई टैक्सी कौन चलाता है, ये तो यहाँ पर खड़ी रहती है। और तब वो कहने लगा कि टैक्सी ये इसका एक्सीडेंट हो गया था और इसका जो ड्राइवर था ना वो बीमार पड़ा हुआ है, चोट वोट लगने की वजह से अब वो आ नहीं रहा है। जब तक वो नहीं आएगा टैक्सी अब कोई ना कोई दूसरा ले जाएगा, लेकिन कोई ड्राइवर सही ढंग के मिल नहीं रहा सेठ जी को, इसलिए टैक्सी ये खड़ी हुई है। मैं साफ सफाई तो जरूर कर दिया करता था, गंदगी मुझे खुद भी पसंद नहीं था। और वो जो मैं धोने वोने का काम करता था ना उससे मुझे भी कुछ ना कुछ रोज की आमदनी हो जाती थी। चाय पानी का खर्चा मेरा तो निकल ही जाता था। 10-20 रुपये तो मुझे आराम से ड्राइवर हंस के दे जाते थे, ट्रक वाले भी और अपना जो टैक्सी वाले थे वो भी। हाँ, वो पानियों का भरना अभी भी जारी रहता था। वो झुग्गी बस्ती वाले अब वही शाम के 4 बजे 5 बजे मैक्सिमम 6 बजे तक आसपास वो पानी भरकर चले जाते थे। मैं रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे वो गेट बड़ा वाला बंद करता था। हाँ, जिसको बंद करने में मैं पसीने से नहा जाता था। इतना भारी गेट था, ऊंचा ऊंचा लोहे का बना हुआ और वो बहुत ही पुराना था। अब उसको हिलाना डुलाना और उसको बंद करना बहुत एक टेढ़ी खीर थी। लेकिन मैं जवान था, मेहनती था, तो ये काम मैं कर लेता था, लेकिन तब भी पसीने से नहा जाता था। इसलिए मैं जल्दी गेट को बंद नहीं करता था। कोई भुला भटका ड्राइवर अभी रह गया होगा तो आ जाएगा। तो रात को 10 बजे साढ़े 10 बजे के आसपास गेट बंद करके फिर आराम से खाना पीना खा करके सो जाया करता था। जब पैसा लाया था ना मैं सुरक्षित जगह पर उस पैसे को छिपा कर रख दिया था। एक पुराना लकड़ी का ट्रंक था जिसमें अपने कपड़े लत्ते, वो कंपनी का ही था, शायद कोई ड्राइवर अपना उसमें सामान वामान रखते थे। अब वो ट्रंक मेरे कब्जे में था, ताला चाबी में लगा कर रखता था और उसी में अपना पैसा लपेट के पुराने कपड़े वगैरह में अब मैं सुरक्षित रख दिया था। ताला वाला बंद करके मैं निश्चित हो गया था कि चलो अब तो मैं यहीं पर हूँ और मेरा पैसा भी सुरक्षित है। बस रात भर का तो मामला है, इसके बाद सुबह होते ही ये सारा पैसा मामा जी के दे के आ जाऊंगा। अब मामा जी जानेंगे और उनका काम जाएगा, मेरा तो काम यहीं तक है। निश्चित होकर खाना पीना खा के आराम से अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ, पंखा चला देता हूँ। गर्मी का टाइम था, कब मुझे नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब एक खटका होता है ना तब मेरी आंख खुल जाती है। सबसे पहले खटके की तरफ देखता हूँ कि आवाज़ कहाँ से आई। मेरे घर में मतलब मेरे काम की जगह पर अब मेरा जमा पूंजी थी। एक डर लग गया था कि कोई चोर वोर तो नहीं आया, चोर वोर तो नहीं आया।
कहीं किसी को पैसे का भनक तो नहीं मिल गई है। जैसे ही खटका होता है तो मेरी आंख खुल जाती है। जहाँ खटके का शोर होता है तब मैं वहाँ देखता हूँ कि आया शोर कहाँ से, ये आवाज़ कैसी थी। ऐसा लगा कि कोई टैक्सी का दरवाज़ा खुला हो, लेकिन गेट तो मैं बंद कर रखा था। गेट बड़ा वाला तो बंद था। अब उसको पार करके किसी को आना किसी के बुद्धि में नहीं था। इतना लंबा लंबा ऊंचा गेट और चारों तरफ से बाउंड्री थी, बाउंड्री भी ऊंची थी। सेठ जी ने बड़ा सोच समझ के अब वहाँ पर सब कुछ सुरक्षा बना दिया था। कोई चोर भी चाहे ना आसानी से उसके अंदर नहीं आ सकता था। अब मैं उस टैक्सी की तरफ देखता हूँ जो काफ़ी दिनों से अब उस जगह पर खड़ी थी, जिसकी साफ सफाई एक दो दिन में मैं पानी मार करके कर दिया करता था। उसी टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुलता है फिर बंद हो जाता है। अब मैं जैसे नींद में था उठ करके बैठा और जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ी मैं दौड़ पड़ा। कौन है, कौन है, कौन है, किसने खोला टैक्सी को, कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर। मुझे डर था अपना पैसा का, टैक्सी का डर नहीं था। अरे पुरानी टैक्सी है, चाहे नई भी हो, मुझे उससे क्या मतलब है। कोई बिल्ली चूहा, मुझे डर था कि कहीं चोर उचक्का तो कोई नहीं आ गया। मुझे इसी बात का डर था। इतना मैं कभी रात को डरा नहीं था। मैं भूत प्रेत से नहीं डरता था, मैं चोर उचक्के से डर गया था। कहीं मेरा पैसा चोरी तो नहीं हो जाएगा, पैसा चोरी तो नहीं हो जाएगा। क्या किसी को मालूम हो चुका है कि मैं इतना पैसा लेके आ गया हूँ, यहाँ रखा हूँ। मुझे इसी बात का फिक्र था। मैं टैक्सी के पास जाता हूँ भाग करके और वहाँ देखता हूँ तो कोई नहीं है, खाली है। और मैं सामने देखा था, आवाज़ भी सुना था कि गेट खुला है और फिर बंद हो गया। तो किसने गेट खोला, किसने बंद किया, मुझे आसपास में कोई भी दिखाई नहीं देता है। और तब मैं एकदम आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। ये आवाज़ तो आई थी गेट खुलने की, बंद होने की, लेकिन यहाँ कोई है नहीं, कोई छुपा हुआ तो नहीं है। अब इसके बाद मैं सारी टैक्सी, जो ट्रक खड़े थे, चारों तरफ मैं अपनी निगाहें दौड़ाने लगता हूँ। ट्रक के नीचे झांक के भी देखता हूँ, पहिए के नीचे देखता हूँ, कोई छुपा तो नहीं है, लेकिन कोई मुझे दिखाई नहीं देता है। दिल में धड़कन तो बढ़ी हुई थी। ये आवाज़ तो मैंने सुनी है, आवाज़ झूठी नहीं है। जो मैं आवाज़ को महसूस किया था गेट खोलने का था, मतलब कोई ना कोई तो इस जगह पर है, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। मुझे लगा कि कहीं मेरा पैसा सुरक्षित है कि नहीं है, चल के देखना चाहिए, चल के देखना चाहिए। इसके बाद उस कमरे में पहुंचता हूं जहां पर स्टोर रूम था। गाड़ियों के इंजन वगैरह कभी खोल करके मरम्मत हुआ करता था। स्टोर रूम इसलिए बना था, वहाँ पर कुछ टेम्परेरी सामान भी रखा हुआ था गाड़ियों का, और वही सब उसमें सामान पड़ा रहता था, पुराना नया सब दीवार पर टंगा रहता था। बेल्टे वगैरह ऐसी अबाड़ कबाड़ वो भरा हुआ था उसमें। और उसी में वो ट्रंक था लकड़ी का बना हुआ, जिसके अंदर मैं ताला बंद करके अब पैसा सुरक्षित रखा था। लेकिन जैसे ही जाता हूँ ना उस कमरे में, ताकि देखूँ मेरा पैसा सुरक्षित नहीं है कि नहीं है, कोई चोरी तो नहीं हुआ, कोई चोर तो नहीं है, जैसे ही देखता हूँ तो मेरा तो मन कांप जाता है। मैं देखता हूँ कि ताला तो दूर पड़ा हुआ है, वो बक्से का ढक्कन खुला हुआ है और उसमें से सारा कपड़ा इधर उधर फेंका हुआ है। मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, मैं ज़मीन पर गिर जाऊंगा। ये क्या हुआ, ये कौन आकर के खोल गया, मेरा पैसा कहाँ है। मैं उस बॉक्स में अपना पैसा कपड़ा ढूंढने का कोशिश करता हूँ, जिसके अंदर सारा पैसा लपेट कर रखा हुआ था, वही चीज़ गायब हो चुका था। मेरा तो ऐसा हालत हो गया कि ना रोते बनता था और ना हंसते बनता था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे मामा जी को पैसा दूंगा। ये पैसा मुझे अपने घर तक पहुंचाना था। कौन आया, कौन आया। मैं चारों तरफ भागता हूं कि चोर कहीं गया नहीं होगा। आ तो गया होगा, लेकिन यहां से बाहर निकल नहीं पाएगा। मैं गुस्से में था। मोटा सा लोहे का पाइप लेकर के मैं चारों तरफ दौड़ दौड़ करके देखने लगता। कहाँ है तू, कहाँ है तू, देख ये वो मेरा मेहनत की कमाई है, उसको मेरे को लौटा दे, मैं तेरा कुछ नहीं करूँगा। मैं ऐसा ही बड़बड़ाता हुआ टैक्सी के नीचे झांकता हूँ, ट्रक के पहिए के आसपास देखता हूँ। मतलब नहा जहाँ देखना चाहिए हर तरफ तलाश करने लगता हूँ कि कहीं तो चोर नजर आए, कहीं तो चोर नजर आए, लेकिन चोर नजर नहीं आता है। और तब मैं रोने बैठ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ।
मेरे सेठ ने सही कहा था कि देख, इतना पैसा तू उस जगह पर लेके जा रहा है, ठीक नहीं है। तू क्या सुरक्षित रख पाएगा इतना पैसे को? मैं कहने लगा जोश जोश में कि आप चिंता मत करो सेठ, मैं देख लूँगा, कुछ नहीं होगा मेरे पैसे को। लेकिन अब तो सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। पैसा कौन लेके गया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गेट गेट बंद पड़ा था। इतना भारी गेट आसानी से खुलने वाला नहीं था। तो आखिर ऐसा कौन सा चोर आया जो मेरा पैसा ही चुरा लिया था? क्या हो गया? किधर है वो? क्यों नज़र नहीं आ रहा है? जब नज़र नहीं आता है तो मैं रोने के लिए बैठ जाता हूँ। रोने के अलावा अब मेरे पास में काम ही क्या बचा था। कई बार सर चकराने भी लगता था। मुझे लगता था कि अब क्या फ़ायदा, इतना मेहनत किया, इतना साल लगाया, लेकिन मेहनत सब पानी में डूब गया। मेरा सेठ सही कहता था, मुझे पैसा रात के टाइम लेके आना ही नहीं चाहिए था। मैं दिन के टाइम जाता और वहीं से पैसा लेकर मामा जी के घर पर दे आता। मैं जोश में होश खो बैठा था ना, ये मैं गलत काम कर बैठा। इसी का नतीजा है कि आज मेरा पैसा लूट चुका है, मैं बर्बाद हो गया। रोने के अलावा मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बैठ कर के आंसू बहा रहा था, सुबक सुबक रो रहा था। कब मेरे पीछे आकर कोई खड़ा हो जाता है मुझे आवाज़ भी नहीं होता है। मैं तो रोने के धुन में था, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। और तब जाके कोई मेरे सर पर हाथ रखता है तो अब मैं चौंक जाता हूँ। पीछे पलट के देखता हूँ ना, तो जिस लड़की को मैं पानी भराया करता था वही लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। मैं उसको देखता हूँ तो मैं रोना धोना भूल जाता हूँ, और उसकी तरफ देखता हूँ वो तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, पहले से ज़्यादा जवान हो गई थी। ये तो आती नहीं थी, तो ये कहाँ से आ गई? ये गेट तो मेरा बंद है, ये आधी रात हो चुकी है, अब कौन पानी भरने का टाइम है? इतने दिनों कहाँ थी, ये नज़र क्यों नहीं आई? अब मेरा पैसा क्या इसने चुराया है क्या? मेरा पैसा इसने चुराया है क्या? तब मैं उठ कर के झटके से खड़ा हो जाता हूँ और उसका बाजू पकड़ लेता हूँ। तूने मेरा घर में चोरी किया ना, मेरे बॉक्स से तूने पैसा चुराया ना। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस मंद मंद मुस्कुरा रही थी, और उसका मुस्कुराना उस टाइम मुझे जहर के समान लग रहा था। जी तो कह रहा था कि उसको खरी खटी सुनाऊं अगर वो लड़की नहीं होती। मैं बार बार उससे कह रहा था कि एक बार हाँ तो बोल दो कि तुमने मेरा पैसा चुराया है, तुमने मुझे पैसा चुराया है। लेकिन वो बोल नहीं रही थी, खड़ी खड़ी मुस्कुराए जा रही थी। उसकी आंखों का वो जो हाव भाव देखता हूँ, अब मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर इसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। कहाँ है पैसा? उसके हाथ तो दोनों को दोनों खाली था, तो आखिर वो पैसा कहाँ छुपा दिए? मैं उसका बाजू पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ, देख, ये मेरे मेहनत की कमाई थी। मैं अपनी बहन के लिए सारा पैसा इकट्ठा किया था। मेरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तू क्या जानेगी बहन भाई के रिश्ते की बात? तू तो बहन भाई में कोई फर्क ही नहीं समझती, मुझे ऐसी नज़र से देखती रहती है। तुझे इस चीज़ का तमीज़ भी नहीं है। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा पैसा लौटा दो। मुझे पैसा जो है कहीं भी रखी हो, ला के मुझे दे दो। मुझे पैसा दे दो, मेरे को बहन के शादी में जाना है, इसीलिए मैं सारा पैसा, सब कहानी उसके आगे बताने लगता हूँ। अभी भी वो इधर उधर देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। शायद मेरी बात को समझ में उसको नहीं आ रहा था। अब मैं उसका बाजू पकड़ करके छोड़ना नहीं चाहता, कहीं भाग ना जाए। लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भागने को कोई कोशिश भी नहीं किया था। वो तो बस मुझे देख देख करके मुस्कुरा रही थी, ना तो बोल रही थी, ना कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कि उसने पैसा लिया है कि नहीं लिया है, पैसा है तो कहाँ पर है, कौन ले गया। अब उसके अलावा तो उस जगह पर गैराज में और कोई था ही नहीं, वही थी और मैं था। जब वो कुछ नहीं बोलती है तो मैं कहता हूँ कि देख, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब पता चल चुका है कि मेरा जो पैसा है तू नहीं चुराया है। सच बता दे, ये मेरा बहन का पैसा है। अगर मेरा पैसा अपने लिए होता ना तो मैं इसको भूल भी जाता, मैं भूल जाता। लेकिन ये मेरे बहन के काम का पैसा, उसका शादी का पैसा है। मुझ पर तू रहम खा। तो उस भाई बहन के रिश्ते को समझ नहीं पा रही है, मेरी मदद कर दे, पैसा मुझे लौटा दे। कहाँ है पैसा? अगर उसकी जगह पर कोई चोर होता, कोई लड़का होता, कोई आदमी होता, तब तक तो मैं उसके हाल पूरी कर दिया होता था। मैं उसको इतना सबक सिखाता कि वह खुद ही पैसा बता देता
कि उसने पैसा कहाँ रखा है। लेकिन उस टाइम में वो लड़की थी। अब मैं लड़की के साथ में ऐसा ना बाबा ना, मतलब ही नहीं हो सकता था। मेरे माँ बाप ने ये शिक्षा मुझे नहीं दिया था। उन्होंने हमेशा शिक्षा दिया था कि बहन बेटियों का इज्जत किया करो, उनके ऊपर में कभी बुरी निगाह मत डालो। हाँ, मैं उस चीज को पालन करता था। मैं रोते रोते सब दुख दर्द अपना उसको बता देता हूँ कि देखो आप मुझे मदद कर दो, मैं आपके साथ कोई कड़ा बर्ताव नहीं करना चाहता हूँ, मेरा पैसा मुझे लौटा दो, मेरा पैसा मुझे लौटा दो। अगर आप नहीं लौटाओगी ना तो सचमुच आज रात में जिंदा नहीं रहूंगा। अब इसके बाद मैं उसकी कलाई छोड़ देता हूँ। मैं अपनी जगह पर आकर के फिर बैठ करके रोने लगता हूँ। मुझे लगा कि ऐसा करने से वो मेरा पैसा लौटा देगी, लेकिन वे क्या, वो खिलखिलाने लगी, हंसने लगी। अब तो मेरा गुस्सा पारा चढ़ चुका था। मैं झटके से उठा। उसकी जगह मैं बताया ना कि कोई और भी होता ना तो मैं छोड़ता नहीं, लेकिन मैं लड़की के साथ में ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहता। और तब मैं गुस्से से बोलता हूँ, क्या चाहती हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे, क्या चाहती हो, मेरा पैसा लौटाओगी या नहीं? तब कहती है लौटा देंगे, इतनी जल्दी क्या है, अभी कौन सा रात भागी जा रही है, अभी तो रात जवान हो रही है। उसका इशारा में सब कुछ समझ चुका था। अब मैं कहने लगा, देखो तुम सबसे पहले ये बताओ कि जब गेट बंद है, इतना विशाल गेट है, आज तुम कैसे अंदर आ गई? हंसते हुए कहती थी कि जब तुम परिश्रम कर रहे थे, गेट को खींच रहे थे, मैं तो ताक में थी। कब मैं अब आकर के उसी गाड़ी के अंदर में बैठ गई थी, तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। वाकई में जो कह रही थी ना, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा कर भी सकती थी, क्योंकि वो गेट इतना भारी था कि मैं पसीने से नहा जाया करता था। हाँ, अभी तक मैं उसको समझ नहीं पाया था कि ऐसा कर भी सकती है, ऐसा क्यों करेगी। अभी तक मैं नहीं जान पाया था कि जिस लड़की से मैं लड़ने मरने पर उतारा हूँ, उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा पैसा लौटा दो, आखिर वो है कौन। अभी तो बहुत सारे सवाल ढूंढना बाकी था। आओ, मैं सवाल के चक्कर में नहीं, बस मैं अपने चक्कर में लगा था कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए, और वही मैं मिन्नत कर रहा था। आज तब मैं कहता हूँ, मान लिया कि तुम आग गाड़ी में छिप गई थी, तो तुम्हारा इरादा मेरे पैसे की था, जो मैं हमेशा तुम्हारा मदद किया हूँ। जब तुम लेट भी आती थी तो मैं तुम्हें मोटर चलाता था, तुम्हारा पानी भर देता था, और उसके एहसान के बदले तुम मेरे साथ में विश्वासघात कर रही हो। तब कहने लगी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। जैसे ही बोलती है ना, तो मेरा तो मन किया कि अब उसको खरी खोटी सुना दिया जाए, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता था। और तब मैं कहता हूँ कि शर्म करो आप, मैं आपको किस नज़र से देखता हूँ और तुम किस नज़र से देखती हो। अरे कुछ रिश्ते का भी ध्यान रखा करो, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, ये भी तो देखो। और तब कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तो तुम्हें शुरू से चाहती थी, लेकिन तुम मुझे अब अपने साथी बिल्कुल लेना नहीं चाहती थी। मैं तो इशारा शुरू से कर रही थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम मानते ही नहीं थे। मैं सच कहूँ ना, मैं इतने बड़े धर्म संकट में आ चुका था। उस टाइम मुझ पर क्या गुजर रही थी वो मैं ही जानता था। मैं ऐसा लड़का नहीं था, पराई स्त्री पराई लड़की की तरफ मैं कभी भी कुदृष्टि से देखता नहीं था। मेरे माता पिता ने कभी ये सब नहीं सिखाया था। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो आप गलत सोच रही हो, गलत रास्ते पे चल रही हो, गलत दिशा में भटक चुकी हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकता था। तब वो हंसने लगती है कि तुम्हारे पास में और क्या रास्ता है, पैसा गया तुम्हारा, पैसा गया, अब तो लौटेगा नहीं। जो तुम्हारे जी में आए मेरे साथ में कर सकते हो। डंडा पड़ा हुआ है ना, शुरू हो जाओ, आ जाओ, मैं खड़ी हूं। अगर डंडे से तुम्हें पैसा मिल सकता है तो तुम भी आजमा के देख लो। मैं पैसा देने वाली नहीं हूं, मैं मानती हूं मैं तुम्हारा पैसा चुराई हूं। आज जब तक मेरे साथ प्रेम नहीं करोगे वो पैसा मिलने से रहा। अब सोच लो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब तुम सोच लो, समझ लो क्या करना है और वो मुझे बता भी दो। अगर तुम चाहोगे ना, ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, लेकिन वो पैसा तुम्हें मिलेगा नहीं। और ये भी बता देती हूँ कि पैसा यहीं पर है, ये पैसा लेके मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ। जाओ ढूंढ लो, कोशिश कर लो, अगर मिल जाता है
तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैं अपने रास्ते पर और तुम अपने रास्ते पर। मैं कोशिश तो बहुत किया अपने पैसे को ढूंढने को। फिर मैं उस गाड़ी में खोलता हूँ, उसके सीट के नीचे ना जाने कहाँ कहाँ मैं डिक्की में तलाश करता हूँ कि वो पैसा मुझे मिल जाए। अब उसके अलावा मैं कोई कार छोड़ता नहीं हूँ। सबकी चाबी मेरे पास में होती थी, ट्रक की चाबी, कार की चाबी, सबका दरवाज़ा खोल खोल करके देखने लगता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे खड़ी रहती थी। हो गया, और भी बाकी है। तब मैं उसकी तरफ घूर के देखता था कि आप मेरे से दूर हो जाओ, आप मेरे से दूर हो जाओ। और तब वो हंसती थी और कहती थी, कोशिश कर लो, अभी थोड़ा सा और समय देती हूँ, थोड़ा सा और समय देती हूँ। अब तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी, लेकिन मैं उसके साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहता ही नहीं था। मैं जानता था कि इन गाड़ियों के अंदर में कहीं ना कहीं वो पैसा सुरक्षित रखी होगी, लेकिन कहाँ पर। पूरा गाड़ी ट्रक घंटों निकल जाता है और वो हमेशा कहती थी कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर तुम ऐसे ही ढूंढते रहोगे तो समय निकल जाएगा और एक बार जो पैसा निकल गया ना, दोबारा लौटेगा नहीं। ना वो लौटेगा और ना मैं लौटूंगी। अब सोच लो, तुम्हारे पास अब वक्त नहीं बचा है। और तब मैं कहता हूँ, भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं चाहिए। मैं मान लेता हूँ मेरा पैसा डूब गया है, मैं देख लूंगा। अगर मेरे बहन की किस्मत में ऐसा ही लिखा था तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल प्रेम करने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं, ना कभी देखना चाहता हूँ। मैं अपनी बात पर अड़ गया था, गुस्से में भर गया था। मेरे शरीर में खून उबाल आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं अपने हाथों को कार के डिक्की पर मारने लगा। चोट मेरे हाथों को लगने लगी और वो मुझे देखती रही, मुझे चिढ़ाती रही। हाँ हाँ, अपना गुस्सा इसी पे निकाल सकते हो, मुझ पर हाथ लगा के देख लो। मैं तो तुम्हें खड़ी हुई यहीं पर, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे हाथ लगाओ। लेकिन उसके ललकारने के बाद भी मैं अपना गुस्सा उस पर नहीं निकालता हूँ। और तब मैं शांत होने लगता हूँ और फिर एक जगह पर बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद मुझे अब यही लगता है, अब पैसा अब मुझे नहीं मिलेगा। ना मैं गलत काम करूँगा और ना पैसा मुझे मिलेगा। अब मैं क्या करूँ। रोने लगता हूँ, सुबकने लगता हूँ। लेकिन उस लड़की को जरा भी मेरी टेंशन नहीं थी, परवाह ही नहीं कर रही थी। कहने लगी कि देख लो, अब गिनती के समय बचा हुआ है। अगर एक बार मैं यहाँ से निकल गई तो समझ लो तुम्हारा पैसा डूबता हुआ चला जाएगा। तुम उसको कभी ढूंढ नहीं पाओगे, ना मुझे ढूंढ पाओगे और ना उस पैसे के ढूंढ पाओगे। तब मैं गुस्से से उठता हूँ और कहता हूँ, आने के तो आ गई, लेकिन निकलोगी कैसे। इतना बड़ा गेट है और ये मैं बड़ा मुश्किल से बंद करता हूँ। अब तो ताला भी बंद है, चाबी मेरे पास में है, तुम निकल के दिखा दो। जैसे ही बात बोलता हूँ ना, वो लड़की फिर खिलखिला के हंसने लगती है और कहती है, इतनी सी बात के लिए तुम अब अपने आप को फन्ने का समझ रखे हो। तुम मुझे रोक पाओगे? रोक पाओगे? कैसे रोकोगे? मैं कहने लगा, तुम निकल के तो दिखाओ, कैसे निकलोगी। बाउंड्री तुम पार नहीं कर सकती हो, इतना बड़ा गेट को तुम अब ऐसे भी नहीं खोल सकती। अब तुम उसमें ताला बंद है, चाबी मेरे पास में है। जब तक मेरा पैसा मिल नहीं जाएगा तब तक तुम इस जगह से जा नहीं पाओगे। सुबह होते ही मैं यहाँ भीड़ इकट्ठा करूँगा। मैं अपना प्लान अब उसको बताने लगा। जितनी झुग्गी बस्ती की औरतें हैं, मर्द हैं, सबको इकट्ठा कर लूँगा। अब मैं बता दूंगा कि मेरा पैसा तुमने चोरी किया है। लड़की एक पल के लिए चुप हो गई। मुझे लगा कि मेरा जो धमकी है काम कर रहा है, लेकिन अगले पल जब खिलखिला के हंसती है ना, तब तो मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ। वो मेरे पास में आती है, मेरे बालों को छूती है, मेरे बदन को छूने की कोशिश करती है, कहती है, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। अब फिर मुस्कुराती है, कहती है, अरे जब मैं यहाँ पर रहूँगी नहीं तो मुझे तुम कैसे बंद करके रखोगे। तुमने अभी तक मुझे शायद पहचाना ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। तब मैं कहने लगा कि हाँ, तुम बहुत बड़े अफसर की बेटी हो ना। मैं यही समझता हूँ, अभी तक अफसर की बेटी होती तो क्या मेरे गैराज में पानी भरने के लिए आती। अरे अब तो मेरे पैसे लौटा दो। कहती कि मेरा शर्त वही है, अगर मेरी शर्त को मानते हो तो अभी भी पैसा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो, जब एक बार मैं निकल गई ना तो दोबारा लौट के नहीं आऊँगी। मैं वही बात को दोहराने लगता हूँ कि निकल के दिखा दो।
मेरे सामने जाती है, उसी कार के अंदर में वो दरवाज़ा खोलती है और उसी कार के पिछली सीट पर जाके बैठ जाती है। मुझे लगा कि शायद पैसा निकाल रही होगी, पैसा वहीं कहीं पर छुपा रखी होगी। मेरे दिल की धड़कन धड़कने लगती है कि अब शायद उसको पता चल गया है कि यहाँ से निकल नहीं पाएगी और पैसा मुझे लौटाने जा रही है। शायद उसी गाड़ी के अंदर में होगा। लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, काफ़ी देर जब हो जाता है, तब मैं उस गाड़ी के पास आता हूँ कि आखिर इतनी देर से कर क्या रही है। मैं जब शीशे से देखता हूँ तो अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधेरा तो था ही। तब मैं गाड़ी का पिछला गेट खोलता हूँ। आज जैसे ही गेट खोलता हूँ ना, गाड़ी के अंदर कोई था ही नहीं। लड़की कहाँ गई? मेरे सामने तो अब गेट खोल करके अंदर गई थी, फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे लगा कि पैसा दे रही है, लेकिन ये पैसा गया कहाँ पर? पैसा गया कहाँ? अब पैसा तो गया, लड़की कहाँ गई? लड़की कहाँ है? कार में तो है नहीं। मेरी तो हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। मैं डिक्की खोलता हूँ, कैसे डिक्की में आ सकती है? मैं और जगह पर उस लड़की को तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि शायद दूसरी साइड से गेट खोल करके धीरे से उतर गई होगी। और गाड़ियों में तलाश करता हूँ, लेकिन किसी गाड़ी के अंदर में वो लड़की मिलती नहीं है। पूरा एरिया छान मारता हूँ, तब मैं खाली हाथ रहता हूँ। अब तो मैं निराशा से भर चुका था। ये गई कहाँ है? ये गई कहाँ? यहाँ पर कोई गुप्त रास्ता है क्या? और भी कोई रास्ता है? नहीं नहीं, मैं इतने सालों से हूँ यहाँ पर। अगर कोई रास्ता होता तो मुझे ज़रूर पता चलता। ये चक्कर क्या है? ये चक्कर क्या है? लड़की कहाँ गायब हो गई? उसके साथ मेरा पैसा भी डूब गया। वो सही कह रही थी, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। मुझे यही धुन सवार हो गया था। मैं उस लड़की को आवाज़ दे रहा हूँ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? लौट आओ, लौट आओ। देखो मेरा पैसा लौटा दो, मेरा पैसा लौटा दो। आ भी जाओ, आ भी जाओ। मुझे लगने लगा कि वास्तव में कोई गुप्त रास्ता के अंदर में चली गई है, शायद कभी लौट के ना आए। मेरा पैसा डूबा हुआ था। तब मैं जोर से आवाज़ देता हूँ कि चलो, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ। मुझे पहले पैसा दे दो। यही मैं बोल बोल करके चारों तरफ घूम रहा था कि कहीं ना कहीं तो होगी, मैं उसको देख लूँगा। लेकिन वो नज़र नहीं आती है। तब मैं निराशा से भर जाता हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं क्या करूँ। समय आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू टपक रहे थे। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता है। मैं उस गैराज का कोना कोना छान मार चुका था। अब मैं तो उसकी बात मानने को तैयार भी हो गया था, लेकिन अब उसकी नज़र में देर मैं कर चुका था। वो कहाँ गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? मुझे लगा कि शायद अंधेरा है ना, इसलिए मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। सुबह जब हो जाएगा तो वो अपने आप कहीं ना कहीं दिखाई देगी। जब तक मैं गेट नहीं खोलूँगा वो जा नहीं पाएगी। लेकिन मेरे मन का ये भूल था, ऐसा कभी होना ही नहीं था। मैं निराशा से डूबा हुआ, अब मेरे पास में क्या था रोने के अलावा? अब मैं सुबकता रहता हूँ अपने बिस्तर पर बैठ करके। आज जब मैं थक गया था इतना सब कुछ करने के बाद, मुझे लगा कि अब पैसा तो हाथ से गया, लड़की भी ना जाने मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसा कोई रास्ता है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग में इतनी टेंशन भरा हुआ था कि मैं समझने में असमर्थ महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि बस एक ही रास्ता है, सुबह होने दो, सुबह होने दो। जब उजाला हो जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लड़की भाग के कहीं नहीं जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी मेरी भूल थी, मैं अपने बिस्तर पर मैं बैठा हुआ आंसू बहाता हुआ, अब मैं जब थक जाता हूँ तो उसी बिस्तर पर लेट जाता हूँ। आंखें बंद करके सोचने लगता हूँ कि मेरे सपने क्या थे। मेरे सपने थे कि इतना पैसा हो जाएगा, बापू के हाथ में दूंगा, मेरी बहन भी खुश हो जाएगी, शादी में धूमधाम से मेरी बहन की शादी हो जाएगी। यही तो मेरी तमन्ना थी। इसके अलावा तो मैंने कभी अपने बारे में सोचा भी नहीं था कि इन पैसों से अपने लिए बढ़िया ढंग का कपड़ा लूँगा, जूते लूँगा, घड़ी लूँगा। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंखें भरमाने लगती है। अब मुझे तो लगता है कि जैसे उस रात मुझ पर जादू किया हुआ था। ऐसे हालात में नींद थोड़ी आती है, लेकिन जब लगता है कि मेरी आंखें भारी भारी होती जा रही है, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। और वो एक पल ऐसा आता है कि मैं नींद के गोते लगा लिया था। और उसके बाद
जब मुझे एहसास होता है कि मुझे कोई उठा रहा है। ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। वही लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी और कह रही थी, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यहीं पर थी, तुम्हारी सब बातें सुन रही थी। अब मुझे लगा कि थक हार करके तुम अपनी बात को, फिर अब मेरी शर्त को मान जाओगे। आखिरकार मान लिया ना, इतना टाइम मेरा बर्बाद कर दिया ना, अपना तो किया ही किया, मेरा भी बर्बाद कर दिया। अब चलो, अब ठीक है, मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी, लेकिन शर्त मालूम है ना कि मेरे साथ प्रेम करना है। मैं सपने की दुनिया में था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हकीकत हो रहा था। और तब मैं कहने लगा, देखो ऐसा काम मैंने कभी किया नहीं है, ये गलत काम है। कहती है, गलत हो या सही, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं करते हो तो पैसे को भूल जाओ। सब कुछ सपने में मुझे महसूस हो रहा था और मुझे लगा कि बस अब इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन मैं उससे दूर होने की कोशिश करता हूँ कि नहीं नहीं, ये गलत है। और वो मुझे बाहों में भरने लगती है कि नहीं, ये सही है, हम प्रेमी हैं, तुम प्रेम करो ना करो, मैं तो करती हूँ ना, तो मेरी इच्छा को रखो ना। अपनी प्रेम अपनी जगह रखो, लेकिन मेरी प्रेम तुमसे प्रेम करने का है, तो मेरी इच्छा का ख्याल रखो ना। अब फिर वो मुझे बाहों में भर लेती है। उसके बाद मुझे कुछ भी खबर नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस दुनिया में हूँ। आज जब सुबह मेरी आँख खुलती है, मैं उसी बिस्तर पर था। वो सपना मुझे ध्यान था। अब मुझे लगा कि ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ है, घटा है। मैं उस चीज़ को महसूस किया था। उस लड़की का बातचीत, मेरे बगल में आकर लेटना, उसकी बाहों में मुझे चला जाना, सब कुछ मुझे अच्छी तरह से ध्यान था। ये सपना था क्या? सपना था क्या? अगले पल पैसे के ध्यान आता है। अरे, वो लड़की चली गई क्या? मुझे लगा कि मैं ऐसा ही सपना देखा हूँ। ये सपना ही था, ये कोई हकीकत नहीं था। लेकिन मेरा जो मन था वो कह रहा था कि नहीं, ये सपना ही नहीं था, तेरे साथ में ऐसा ही हुआ था रात में। मैं उठ के भागता हूँ कि मैं अब जाके देखूँ मेरा पैसा मिला कि नहीं मिला। आज जब मैं जाता हूँ तो उसमें वैसे ही ताला लगा हुआ था। सब कुछ ताले के अंदर में था। मैं अपने जेब से चाबी निकालता हूँ, ट्रंक खोलता हूँ। आज जब मैं हाथ डालता हूँ तो ऐसे ही जैसे मैंने कपड़ा में रखा था पैसे को समेट करके, वैसे के वैसे पड़ा हुआ था। मतलब कोई भी सामान बाहर नहीं था। जैसे मैं बंद करके रखता था वैसे ही था। तो जो मेरे आंखों के सामने हुआ था वो सब क्या था? मेरा पैसा तो गायब हो चुका था। ट्रंक खुला हुआ पाया, ताला कहीं और, ट्रंक का कवर और कहीं, और उसमें जो कपड़ा लत्ता मेरा, सब कुछ बाहर बिखरा हुआ था। ये सब क्या हुआ था मेरे साथ में? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये क्या हुआ था, इसका रहस्य मुझे जरा भी पता नहीं हुआ। मैं अब जब पैसा देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। सपने की बातें, रात भर में इतनी परेशानी में रहा, वो सब कुछ भूल जाता हूँ। अब मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि मेरे आंखों के सामने हुआ था। तब मैं तो जागृत अवस्था में था, मैं नींद में नहीं था। अब मैंने अपने पैसे को ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, और वो लड़की कहाँ से आ गई कार में। अब मैं सही कहूँ ना कि मैं कभी भूत प्रेत को मानता नहीं था। मानता जरूर था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मुझे लगने लगा कि कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं थी। जैसे ही कल्पना करता हूँ कि कहीं भूत प्रेत है, पूरा बदन मेरा कांप जाता है, मैं डर जाता हूँ। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि पहले पैसे को ठिकाने लगाया जाए, पहले पैसे को मामा जी को घर पहुँचाया जाए। ड्राइवर आ चुके थे। अब मैं उनसे कहता हूँ, भाई कार निकाल कर के चाबी जहाँ रखा जाता है ना, वहाँ टांग देना, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। अब वो चाबी जो गेट का होता था, जो भी ड्राइवर कार निकालता था, बड़ा भारी गेट हुआ करता था। मैं होता था तो गेट खुला ही रहता था, लेकिन मैं कहीं काम से जाता था तो ड्राइवर का काम था कि उस गेट को गाड़ी निकालने के बाद बंद करके, एक गुप्त जगह थी जहाँ पर चाबी छिपा दिया जाता था। और सब ड्राइवर को पता था कि चाबी जब वहाँ कोई नहीं होता तो चाबी यहाँ पर होगी। मैं बता करके पैसा लेकर के निकल जाता हूँ, मामा जी के घर पहुँचता हूँ। मेरे रात भर का मैं रोया पीटा था, आंखें सूजी हुई थी। मामा जी मुझे देख के कहने लगे, बात क्या है, बात क्या है जयप्रकाश, तेरा आंखें सूजी नजर आ रही है, क्या बात है, आंखें लाल भी नजर आ रही हैं। और तब मैं कहता हूँ, मामा जी ऐसी कुछ बात नहीं है। पैसा पकड़ा देता हूँ। पैसा देख के मामा जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं,
अरे वाह, तो तूने अपना टास्क को पूरा कर लिया। उतना ही पैसे, अब मैं कहता कि नहीं उससे ज़्यादा है। आप कोई व्यवस्था कर दीजिए कि पैसा मेरे पिताजी के हाथ में पहुंच जाए। कहते चिंता मत कर, मैं एक दिन के बाद अब घर जा रहा हूँ, मैं तो खुद लेके जाऊँगा, तुम किसी बात का टेंशन मत कर। लेकिन तेरे साथ में कुछ न कुछ तो हुआ है, बात क्या है? मुझसे बातें को छिपा रहा है। तब मैं कहता हूँ कि नहीं मामा जी, कोई बातचीत नहीं है। तेरी आंखें क्यों सूजी हुई है? रोया था क्या रात भर? तब मैं कहता हूँ कि नहीं मामा जी, बस आंखों में पानी आ रहा था, इसलिए शायद आंखों का इन्फेक्शन है, और कुछ नहीं है। मामा जी पूछते रह गए, लेकिन मैं एक भी बात गैरेज की बताता नहीं। अब मैं फिर लौट आता हूँ। मैं बड़ा खुश था अंदर ही अंदर कि चलो अब सही पैसा सही हाथों में आ चुका है। अब मेरे साथ में कुछ भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। ड्राइवर आते हैं जाते हैं, अब तो मैं वहीं पर था। किसी से मैं कोई बातचीत नहीं करता हूँ उस पैसा के बाबत लेकर के। जब रात हो जाती है 10 बजे के आसपास, मैं उसी लड़की को जब पानी का मटका लेकर के आते देखता हूँ, तब मैं हैरान हो जाता हूँ। तुम फिर कहती है कि पानी नहीं दोगे क्या? मैं कहता हूँ पानी तो मैं जरूर दूंगा, पानी के लिए मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। लेकिन तुमने मेरा पैसा चुराया, मेरे साथ में ये सब गेम किया, तुम चाहती क्या हो और कौन हो तुम? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत जानने की कोशिश किया। तुम जब नहीं दिखाई दी तो मैं पता लगाया था। तब मुस्कुराती है, कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे बारे में इतना चिंता क्यों करते थे? मुझे तुम क्यों ढूंढते थे? उन लड़कियों से क्यों पूछते थे? तुम्हारे मन में भी मेरे प्रति प्यार था तभी ना। मैं अवाक रह गया था उसकी बात सुन करके। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। तब कहती है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करी थी, मैंने ही तुम्हारा पैसा गायब किया था। अब मैं तुम्हारे साथ में रात भर रही थी, क्या तुम्हें पता नहीं चला? सच कहूँ ना कि मेरा बदन कांप रहा था। अब मैं कहने लगा तुम हो कौन? तुम इस बस्ती में तो रहती नहीं हो, तुम्हें वहाँ कोई जानता नहीं है, तुम हो कौन? तब कहती है कि अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मैं कहता हूँ नहीं, बताओगे अपने बारे में तब मैं जानूंगा ना। तब कहती है, मैं एक प्रेत आत्मा हूँ। जैसे ही बोलती है ना, मैं इतना डर जाता हूँ। मैं तो रात में कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचा था, लेकिन इतना निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा था कि वो लड़की भूत प्रेत भी हो सकती है। लेकिन जब अपनी मुंह से बोलती है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मैं इतना खौफ में भर जाता हूँ, मेरी आंखें फैल जाती है। ऐसा लगता है कि मेरे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी है। तब कहती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं अपना अधिकार पाना चाहती थी। मैं जानती थी कि तुम मुझे प्यार करते हो। वो अपनी बात बोलती जा रही थी, अब मैं उसकी तरफ बस देखता जा रहा था। जब उसकी बात पूरी होती है, तब वो अपना मटका लेकर के फिर उसी गेट से बाहर जाने लगती है। मैं खड़ा खड़ा उसको देखता रहता हूँ। आखिरकार जब वो रोड के करीब पहुँचती है, तब मैं दौड़ता हुआ उसकी तरफ जाता हूँ कि वास्तव में ही प्रेतात्मा है। प्रेतात्मा को पानी से मतलब क्या है? पानी क्यों भरने जा रही है? जब इसका घर द्वार ही नहीं है तो किसके लिए पानी लेके जा रही है? वाकई में उसका पीछा करने लगता हूँ। आज जब मैं वो रोड को पार कर लेता हूँ, लड़की भी रोड को पार कर लेती है, मुझे देखती नहीं है। एक झुग्गी बस्ती में जाती है और वहाँ पर झुग्गी के एक दरवाज़ा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। वो मटका उसी झुग्गी में रख देती है और फिर बाहर निकल करके अब इधर उधर देखती है जैसे कोई देख तो नहीं रहा है। अब फिर जो मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूँ, मेरे सामने ही जैसे हवा में विलीन हो चुकी थी। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेरा बदन कांप चुका था, मैं इतना डरा हुआ था। आखिर इस जोगी में मटका का पानी लाने क्या मतलब था? प्रेतात्मा को घर द्वार से क्या मतलब है? वो तो प्रेतात्मा है, उसका घर द्वार क्या है? लेकिन उस रात को मैं वहां पर खड़ा नहीं हो पाया था, इतना मैं डर चुका था। मैं अपने गैरेज में लौट आता हूँ, रात भर डरा रहता हूँ कि दोबारा मेरे पास में आएगी, दोबारा मेरे पास में आएगी, लेकिन वो आती नहीं है। सुबह जब दिन हो जाता है, उजाला हो जाता है, ड्राइवर सब गाड़ी लेके चले जाते हैं, तब मैं रोड की दूसरी तरफ जाता हूँ। जिस झुग्गी में गई थी, मैं जानने की कोशिश करने वाला था कि वो मटका के पानी किसको देने के लिए गई थी।
जब मैं वहाँ जाता हूँ और जब मैं पता करता हूँ बच्चों से कि इस झुग्गी में कौन रहता है, तब कहती है कि एक बूढ़ी आंटी रहती है, उनका बेटा कहीं बाहर गया हुआ कुछ दिनों के लिए, और वो जाता रहता है अक्सर, अभी बीमार है, अब इधर उधर जा नहीं सकती है। तब मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि मतलब उस प्रेतात्मा से इस औरत का क्या संबंध है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, झुग्गी में जाता हूँ और सही में एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, बीमार थी। मैं उसको राम राम बोलता हूँ, पूछता हूँ कि आप सब ठीक हैं, और तब कहते तुम कौन हो बेटा। मैं अपने आप बारे में सब कुछ परिचय देता हूँ कि सामने रोड पर रहता हूँ। अब मैं उससे साफ साफ शब्दों में पूछता हूँ कि आपके घर में ये पानी लेकर जो लड़की रात को आई थी, आपके कोई रिश्तेदार है। और तब कहती है, बेटा मुझे तो पता तो नहीं कि कौन पानी दे के गया है। हाँ, अक्सर जब मैं उठती हूँ तो पानी का जो मटका खाली होता था वो भरा हुआ पाता था। मुझे लगा कि आसपास के लोग मेरी मदद करते होंगे। मुझे जानकारी नहीं बेटा, कौन पानी भर के ले गया है, रख गया है, मुझे नहीं मालूम। मैं अब सोच में पड़ गया था। और तब मैं कहता हूँ कि अम्मा कुछ अपने बारे में बताओ। वो बताने लगती है कि देखो, मेरे जब पति थे तो हम आप एक तरह से अच्छी परिवार थे। मेरा बेटा था, एक बेटी थी, और हम सही ढंग से रहते थे। मेरे पति भी कमाते थे और सब कुछ सही ढंग से चलता था। मैं कहने लगता हूँ फिर बेटी की शादी हो गई होगी। और तब कहती नहीं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई। मेरी बेटी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। अब हमारे पास में इतना पैसा नहीं था कि हम बड़े हॉस्पिटल में लेके जाए। अब इधर उधर इलाज कराते रहे, लेकिन मर्ज जो था ना, बीमारी उसकी बढ़ती गई। आखिरकार डॉक्टरों ने अब कह दिया ये बच नहीं पाएगी। हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई थी। मैं धक से मेरा दिल धड़कने लगा था, कहीं उसकी बेटी तो नहीं थी। तब मैं कहता हूँ कि अम्मा उसकी शक्ल सूरत कैसी थी, देखने में कैसी लगती थी। वो कहने लगी, क्यों, तुम्हें बेटी से क्या मतलब है बेटा। अब मैं कहने लगा कि अम्मा जी आप बुरा मत मानिएगा, बस मैं ऐसी जानकारी लेना चाहता हूँ। तब कहती है कि ठीक है, कुछ तस्वीरें हैं पुरानी, मैं दिखा देती हूँ। अपने ट्रंक से एक तस्वीर निकालती है जिसमें वो भी थी और उनका बेटा भी था, उनका पति भी था, और वो उनकी बेटी भी थी। जैसे बेटी को मैं तस्वीर देखता हूँ मैं कांप जाता हूँ। ये तो वही लड़की थी जो मेरे साथ में इतना खेल कर चुकी थी। वो अपनी माँ के लिए पानी भर के लाती थी जब सब कुछ हो जाता था झुग्गी बस्ती में। वो अपनी माँ को इतनी टेंशन करती थी। सच कहूँ ना, उसके बाद मैं झुग्गी में एक मिनट भी रुक नहीं पाया था। वो बूढ़ी औरत बोलने लगी थी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे। लेकिन मैं उसको बताना नहीं चाहता था कि आपकी बेटी अब एक प्रेतात्मा बन गई है। लेकिन मैं अब समझ गया था कि ना, अब इस जगह पर मैं नौकरी नहीं करूँगा। शायद इसी वजह से यहाँ पर कोई रात का चौकीदार, रात को देख रेख करने वाला कोई रुकता नहीं था। इसीलिए ये जगह खाली थी जो मैंने नौकरी पाई थी। मैं सब कुछ समझ गया था। ये भी मैं फैसला कर लिया था कि ना, अब तो मामा जी के साथ ही मैं भी जाऊंगा। और वही मैं अब फैसला कर लेता हूँ। और अगले दिन मैं सेठ के पास कहता हूँ कि मुझे अब जाना पड़ेगा। सेठ मुझे रोकने की कोशिश करता है कि बात क्या है। और तब मैं कहता हूँ कि बहन की शादी आ गई ना, अब 2 ही महीना तो बचा हुआ है। मेरे भाई तो शहर में रहते हैं, अब मेरे पिता के साथ में अब सब कुछ तो मुझे ही देखना है। आखिरकार सेठ मान जाते हैं, कहते हैं लौट के आओगे ना। हाँ, तब मैं कहता हूँ कि हाँ, लौट के आऊँगा। मैं मामा जी को जब घर पहुँचता हूँ तो मुझे देख के हैरान हो जाते हैं। कहते हैं तुम्हें तो काम पर होना चाहिए। तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, पूरी कहानी बता देता हूँ। और जब मैं पूरी कहानी सुना देता हूँ, मामा जी भी सकते में आ जाते हैं और मामी भी, सब लोग डर जाते हैं। वास्तव में तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ था। तब मैं कहता हूँ हाँ। मामा जी कहने लगे, तभी वहाँ पर कोई रात को रुकता नहीं था। ये जगह हमेशा खाली रहती थी। दिन में तो कोई अब आ भी जाता था, लेकिन रात के टाइम वहाँ पर कोई रुकता नहीं था। यही रहस्य था, और तभी ये नौकरी तुम्हें आसानी से मिल गई थी। ना बाबा ना, ऐसा रिस्क नहीं लेना है, चलो तुम। उसके बाद हम मामा भाजे घर लौट आए थे। अब फिर मैं उस शहर में कभी भी नहीं गया। अब मुझे जाने का मतलब ही नहीं था। वो तो पिताजी ने टास्क दिया था कि मैं पैसा कमा भी नहीं सकता हूँ कि नहीं। मेरी खेती बाड़ी में
अब उतना परिश्रम करूँ तो उससे ज़्यादा कमा सकता था। और उसके बाद बहन की शादी धूमधाम से होती है, लेकिन उस प्रेतात्मा को आज भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। उसका चंचल चेहरा, चंचल आंखें और वो सब बातें जो मेरे साथ में घटी थी, वो मुझे हमेशा याद रहती है। और जब भी मैं कोई टेंशन में पड़ता हूँ, अब मैं कभी कभी उसके बारे में सोचने लगता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने बैठी हुई है, मुस्कुरा रही है। अब मुझे कह रही है कि तुम मुझे याद कर रहे हो ना, लो मैं आ गई। और तब मैं भयभीत हो जाता था, डर जाता था कि कहीं सचमुच तो नहीं आ गई, लेकिन वो मेरा वहम होता था और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जयप्रकाश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरी मेल आईडी पर। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाई प्ले बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कल की रात इसी चैनल पर और उसी टाइम पर फिर हम मिलते हैं एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।